बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। बच्चों, मैं विजय कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे साझेदारी के खातों में दूसरे अध्याय यानी नए साझेदार के प्रवेश से आशय क्या है, नए साझेदार के प्रवेश से तात्पर्य क्या है। बच्चों, नए साझेदार के प्रवेश से आशय का अर्थ है कि साझेदारी व्यवसाय में एक नए व्यक्ति का प्रवेश करना, अर्थात सामान्य साझेदारी में या यूँ कहें कि वर्तमान साझेदारी में सभी साझेदारों की सहमति से एक नए साझेदार का सदस्य स्वामी के रूप में प्रवेश करना और सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना ही साझेदार का प्रवेश कहलाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से एक सामान्य व्यक्ति साझेदारी में प्रवेश कर सकता है और नव प्रवेशी साझेदार साझेदारी फर्म के द्वारा प्रवेश से पूर्व किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, किंतु साझेदार बनने के बाद नया साझेदार फर्म के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। बच्चों, अब हम बात करेंगे नए साझेदार के अधिकार की। नए साझेदार को मुख्य रूप से दो ही अधिकार प्राप्त हुए हैं। पहला, फर्म की संपत्तियों में लाभ पाने का अधिकार। दूसरा, लाभ में भाग पाने का अधिकार। फर्म की संपत्तियों में भाग पाने के लिए नए साझेदार के द्वारा जो भी धनराशि लाई जाती है उसे पूंजी कहा जाता है और फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाई जाती है उसे ख्याति अथवा प्रब्याजी कहते हैं। वैधानिक स्थिति नए साझेदार की क्या होगी? बच्चों, तो दो तरह की वैधानिक स्थितियां हैं नए साझेदार की। पहला, सभी साझेदारों की सहमति से फर्म में प्रवेश पाना। दूसरा, साझेदार बनने से पूर्व फर्म के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी न होना तथा साझेदारी में साझेदारी अनुबंध को हस्ताक्षरित करने के पश्चात फर्म के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के प्रति सदस्य साझेदार उत्तरदायी अर्थात नया साझेदार उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा जो फर्म ने उसके साझेदार बनने के बाद किया है। पूंजी की स्थिति नए साझेदार की क्या होगी, कैसे मूल्यांकन होगा? तो बच्चों, नए साझेदार की पूंजी का मूल्यांकन वर्तमान के साझेदार जो उसके अतिरिक्त हैं उनकी सहमति से मूल्यांकित की जाती है अथवा जो शेष साझेदार हैं वो पूंजी खातों को समायोजित करके नए साझेदार की पूंजी को मूल्यांकित करते हैं। नया साझेदार साझेदारी फर्म में पूंजी नकद लाता है अथवा साझेदारी व्यवसाय में आने से पूर्व वह अपने व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों के साथ साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य के रूप में प्रवेश करता है। तो दोनों तरह से अलग अलग लेखे साझेदारी फर्म में होते हैं। अगर नया साझेदार पूंजी की राशि नकद लाता है, पूंजी की राशि नकद लाने पर कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
being new partner came in with cash. दूसरी स्थिति, यदि नया साझेदार फर्म में अपने व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्व के साथ प्रवेश करता है तो बच्चों कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और जो भी संपत्ति लेकर आएगा वो संपत्ति भी ऋणी की जाएगी। पार्टिकुलर assets account debit to particular liabilities account to new partners कैट करेगा। नरेशन होगा बीइंग न्यू पार्टनर केम इन विद हिज ओन ट्रेड्स एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसके बाद बच्चों हम चर्चा करेंगे नए साझेदार के द्वारा फर्म में प्रवेश करने पर साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में होने वाले परिवर्तन पर। बच्चों जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात या लाभ विभाजन अनुपात में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो लाभ विभाजन अनुपात जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में कमी आ जाती है और जिस साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में जितनी कमी आती है वह उसके द्वारा त्यागा गया भाग कहा जाता है। यानी वही उनका त्याग होता है, जो कम हो रहा है हिस्सा पुराने साझेदार का वही त्याग है। त्याग की मात्रा भिन्न भिन्न होने के कारण साझेदार का लाभ विभाजन अनुपात भी स्थितियों के आधार से भिन्न भिन्न होता रहता है। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ए और बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को फर्म में 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। अब स्थितियां देखिए। पहली स्थिति क्या बनेगी? अगर कह दिया जाए कि शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात अपरिवर्तित रहेंगे
शेष साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात अपरिवर्तित रहेंगे। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम लाभ को मान लेंगे, सपोज दैट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1, यानी माना कुल लाभ बराबर अब इस 1 लाख में से नए साझेदार को दिए जाने वाले भाग को घटाकर जो भी हिस्सा प्राप्त होगा वो आ और बा का लाभ होगा। देखिए शेष भाग बराबर यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट इक्वल 1 माइनस न्यू पार्टनर्स पार्ट, यानी ये हो गया आपका 4/5। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, नया अनुपात इसको ध्यान से समझिए। कुल लाभ 1 था, उसमें से नए साझेदार को दिए जाने वाले भाग को घटा दिया गया, जो शेष भाग बचा वो पुराने साझेदारों के लिए यानी ए और बी के लिए है। पहली कंडीशन दे दी गई आपको कि पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात अपरिवर्तित रहे, तो पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात कितना है 3:2। इनका हम अनुपाती योग करेंगे 5 आएगा, आ का हिस्सा हो जाएगा 3/5 और बा का हिस्सा हो जाएगा 2/5। तो नया अनुपात ए का निकालेंगे पहले, 4/5 में उसका हिस्सा होगा 3/5 अर्थात 12/25। बी 4/5 में से बी अपना हिस्सा ले लेगा 2/5 अर्थात 8/25। सी जो नया साझेदार है उसको 1/5 भाग दिया जा रहा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 25 है, 25 है यानी हर 25 दिया गया और इसका कितना है 5, तो इसको भी 25 करने के लिए हमें जिस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, हम अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही उसका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे 5 और 5 आई संख्या वो, तो 5/25। अब बच्चों अंश का योग हर के बराबर होना चाहिए, यानी टोटल ऑफ न्यूमरेटर इक्वल डिनोमिनेटर 12, 8, 20, 5, 25 जो कि सभी का हर है। इस तरह से आप अपने उत्तर को सत्यापित कर सकते हैं। अगर ये संख्या नहीं आ रही है तो आपका प्रश्न कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो नया अनुपात आपका हो जाएगा 12:8:5। अब इसको हम सरल नहीं कर सकते क्योंकि ये संख्याएं भिन्न भिन्न है। 5 केवल 5 से कटेगा, 8 2 और 4 से कटेगा, ये संख्या 2, 3 और 4 से कटेगी। ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रही जिससे ये तीनों कट जाएं, अतः नया अनुपात यही रहेगा। दूसरी स्थिति बच्चों क्या बनेगी अब वो देखते हैं। नया साझेदार यदि सा अपना भाग ए और बी से समान रूप से प्राप्त करें, बच्चों ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि नए साझेदार के द्वारा पुराने साझेदारों से कितना कितना भाग लिया जा रहा है। जितना जितना भाग लिया जा रहा है वो पुराने साझेदारों के भाग से घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो साझेदारों का नया अनुपात होगा। सा के द्वारा
आ और ए और बी से लिया गया भाग बराबर यदि सा अपना भाग आ और बा से समान रूप से प्राप्त करे तो सा का भाग कितना है बच्चों 1/5। आ और बा से समान रूप से लेने का मतलब है दो साझेदार हैं तो आधा आधा ले लेगा समान रूप से अर्थात 1/10 और 1/10 दोनों से प्राप्त कर लेगा। ऐसी स्थिति में नया अनुपात क्या बनेगा? ए आ का पार्ट पहले से दिया गया है 3/5 और वो दे कितना रहा है 1/10। इनका एलसीएम हो गया 10। 5 से भाग दे करके 3 से गुणा कर देंगे 2 3 6 माइनस 1 यानी 5/10। डी का हिस्सा पहले से है 2/5 और उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूट हो रहा है पार्ट वो 1/10। इसका भी एलसीएम ले लो 10। 5 से भाग दे करके 2 में गुणा कर दो तो 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर 3/10। सा जो कि नया साझेदार है उसका हिस्सा पहले से ही निश्चित है कि 1/5 भाग लेगा। अब इसमें भी हर को बराबर करेंगे तो हर बराबर करने के लिए हमें 2 से गुणा करना होगा तो इसका अनुपात कितना आ गया बच्चों 2/10। अब हम यहाँ पर देखते हैं 5 3 8 2 10 यानी अंश का योग हर के बराबर हो गया तो नया अनुपात क्या बनेगा 5:3:2। तीसरी दशा बच्चों यदि सा अपना भाग शेष साझेदारों से असमान रूप में प्राप्त करे। ये दूसरे भाग में आपने देखा कि उसने समान रूप से प्राप्त किया। अब हम यहाँ देखेंगे कि यदि नया साझेदार शेष साझेदारों से अपना भाग असमान रूप में अर्थात 4/25 आ से और शेष भाग यानी 1/25 बा से प्राप्त करें। अब यहां पर भाग निकला रखा कि वो आ से कितना लेगा और बा से कितना लेगा। यदि सा अपना भाग, अब इसमें अपने भाग का कर दो, अपने भाग का 4/25 आ से और 1/25 बा से। अब सीधे सीधे नया अनुपात निकालते हैं। नया अनुपात बराबर ए का हिस्सा है 3/5 माइनस 1/25। अब इनका एलसीएम ले लिया हमने 25, 25 और 5 दिया 15 माइनस 1 बराबर 14/25। बी का हिस्सा है 2/5 माइनस इसने 4/25 कंट्रीब्यूट किया है तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ रहेगा 11। इसने 1/5 दिया 25 दिया है, इसका एलसीएम हो जाएगा 25, 25 और 5 गुना 10 माइनस 25 एकम 25 और 1 एकम 1 यानी 9/25। सी का भाग पूर्व निश्चित है 1/5। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 25 दिया गया, इसको 25 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो बोथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हिस्सा आ जाएगा 5/25। अब हम देखेंगे अंश का योग हर के बराबर है कि नहीं। 11 9 20 और 5 25 तो नया अनुपात हो गया 11:9:5। बच्चों
अगली कंडीशन, कंडीशन नंबर 4, यदि आ अपने भाग का, यदि पुराने साझेदार अपने भाग से कुछ निश्चित हिस्सा नए साझेदार के लिए निकालते, अपने भाग का 2/3 और बी अपने भाग का 1/3 भाग सी को प्रदान करते हैं, प्रदान करें, तब नई स्थिति क्या होगी, नया अनुपात क्या होगा। अब हम यहां पर देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे कि उसका 1/5 भाग है। दो साझेदार हैं ए और बी, फर्म में उनका लाभालाभ अनुपात 2:3 है और केवल नए साझेदार का प्रवेश होता है, उसका भाग ऐसी स्थिति में सुनिश्चित नहीं होगा क्योंकि वह शेष साझेदारों के हिस्से से आहरित किया जा रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि आ और बा अपने भाग से कितना दे रहे हैं। ए और बी के द्वारा सी को दिया गया भाग बराबर, यानी पार्ट सेक्रीफाइस बाई ए एंड बी टूवर्ड्स सी। और बा ने सा के पक्ष में कितना त्यागा, पहले ए को देखेंगे। ए का हिस्सा कितना है बच्चों, 3/5 और आपने भाग का कितना दे रहा है, 2/3। तो 3/5 का 2/3 अर्थात 6/15 भाग आ दे रहा है और बा कितना दे रहा है, अपने भाग का यानी 2/3 का 1/3, 2/5 का 1/3। तो ये हो गया 3/2/15, 2 3 6 2 1 2 और 5 के 15। तो आपने हिस्से से 6/15 और बाप ने हिस्से से 2/15 भाग सा को दे रहा। अब नया अनुपात ज्ञात करेंगे। नया अनुपात आ का हिस्सा पहले से दिया गया है 3/5 माइनस पार्ट गिवन टू सी, सी को दिया गया भाग, सा ने कितना भाग दिया था अपने हिस्से से, अपने हिस्से का 2/3 अर्थात 6/15। ये भाग उसने सी को दिया, माइनस कर दो, इनका एलसीएम हो गया 15। 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 - 6 इक्वल 3/15। बी, बी का पहले से भाग जो सुनिश्चित है 2/5 माइनस बी ने कितना दिया था हमने भाग का 2/5 का 1/3 अर्थात 2/15। इसका भी एलसीएम हो जाएगा 15। 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होगा और 3 का 2 से गुणा करोगे 6 - 2 बराबर 4/15। सी, अब सी का भाग कितना है बच्चों, सी का भाग आ के द्वारा प्रदत्त प्लस बा के द्वारा प्रदत्त भाग बराबर सी का भाग, यानी 6/15 प्लस 2/15। ये आ ने भाग दिया और ये सा ने, तो सा का भाग कितना हो गया
8/15। अब देखो बच्चों 3, 4, 7, 8, 15 यानी अंश का योग हर के बराबर हो गया। तो नया अनुपात क्या बनेगा? 3:4:8 यानी न्यू रेशियो इक्वल 3:4:8। अब अगली स्थिति, यदि नए साझेदार के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला भाग वो फर्म से किसी एक ही साझेदार से ले ले, तो ऐसी स्थिति में नया अनुपात क्या होगा? यह अंतिम स्थिति है बच्चों, लाभ विभाजन अनुपात का अंतिम बिंदु है। यदि नया साझेदार अपने भाग का संपूर्ण अंश ए से प्राप्त करें, बच्चों कंडीशन को देख करके ये कहा जा सकता है कि जब नए साझेदार के द्वारा किसी विशेष साझेदार से अपना पूरा भाग प्राप्त किया जाता है तो जो शेष साझेदार रह जाते हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात अपरिवर्तित रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ त्याग भी नहीं करना होता है। अब देखिए इसका हल। अब हम नए अनुपात पे आते हैं। नया अनुपात आ का हिस्सा कितना है? 3/5 और नया साझेदार जो सी है 1/5 भाग के लिए फर्म में आया है, वो अपना पूरा का पूरा भाग यानी 1/5 भाग किससे प्राप्त कर रहा है? आ से। तो आ से माइनस कर दीजिए, -1/5 टू इक्वल 2/5। बी का अनुपात पहले से ही 2/5 दिया गया है और वो सा के पक्ष में कोई भी त्याग नहीं कर रहा है, या यूं हम कह लें कि सा आ से कुछ भी नहीं ले रहा है, तो इसका भाग अपरिवर्तित रहेगा यानी जितना था उतना ही रहेगा 2/5। और सी का भाग पहले से ही सुनिश्चित है 1/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, अतः यहाँ पर किसी भी संख्या का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिख देंगे 1/5। अब बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर अंश का योग हर के बराबर है, 2, 2, 4, 1, 5, अतः ये ठीक है। 2:1। ऐसी स्थिति में ये नया लाभ विभाजन अनुपात प्राप्त होगा, जो नए साझेदार के प्रवेश करने के पश्चात सभी साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात होगा। बच्चों आज यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको ख्याति और नए साझेदार के प्रवेश के विषय में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।